इंडियंस के लिए एक बैड न्यूज है। रुपीज लगातार गिरता जा रहा है। आज जो $1 86 रुपये के बराबर है, वो अगले कुछ महीनों में 90 यहाँ तक कि 100 रुपए भी पहुंच सकता है। रुपी गिरता ही जा रहा है। रुपी सस्ता हो रहा है और डॉलर महंगा। जो 1947 में $1 4 रुपये के बराबर था, वो 2025 आते आते 86 रुपये कैसे हुआ। और साथ ही जानेंगे अगर रुपी गिरता है तो इसका हम जैसे आम इंडियंस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और आखिर कौन डिसाइड करता है कि किसी देश की करेंसी बढ़ेगी या घटेगी। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो देखो, हर एक देश की करेंसी घटेगी या बढ़ेगी, उसके पीछे सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। इंडिया के भी अपने कुछ रीजंस हैं, लेकिन उनको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये वैल्यू डिसाइड कौन करता है कि किस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और किस करेंसी की वैल्यू घटेगी। आज यूएस डॉलर महंगा हो रहा है क्योंकि सबको यूएस डॉलर चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो इंडिया कुछ सामान बाहर से इम्पोर्ट करता है, तो इंडिया सामान खरीदने के लिए पहले रुपीज को एक कॉमन करेंसी में कन्वर्ट करेगा। रुपीज में डायरेक्ट भी पे नहीं कर सकते, और अभी कॉमन करेंसी है डॉलर, तो पहले रुपीज से डॉलर खरीदने पड़ेंगे, फिर जाकर उन डॉलर से सामान खरीदेंगे। और अगर हम एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर महंगा होता जाएगा और रुपीज सस्ता, जिसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है। और इंडिया इसी से अपनी करेंसी की वैल्यू डिसाइड करता है, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर इंटरफेयर नहीं करता, बट इनडायरेक्टली आरबीआई करता है। आरबीआई से एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट में मेंटेन करने की कोशिश करता है, जिससे रुपीज को ज्यादा गिरने भी नहीं देता और ज्यादा बढ़ने भी नहीं देता। एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसमें करेंसी की वैल्यू फिक्स रहती है, यानी पहले से ही डिसाइड रहती है। ये सऊदी अरेबिया, इराक और हांगकांग जैसे देशों में है। चलो अब हम जानते हैं कि इंडियन रुपीज क्यों गिर रहा है। इस चार्ट को देखिए। ये चार्ट इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच के गैप को बताता है कि इंडिया ने कितना इंपोर्ट किया है और कितना एक्सपोर्ट किया है, और उनके बीच में कितना बड़ा गैप है। 2014 में हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप $60 बिलियन था, यानी हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से 4.8 लाख करोड़ से भी ज्यादा थे। और 2023 के आते आते ये गैप $73.1 बिलियन तक पहुंच गया, यानी 5.8 लाख करोड़। तो हो क्या रहा है कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, और इनके बीच का गैप बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए, इसका उल्टा, कि एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट कम होना चाहिए, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेट कंट्री है, यानी यहाँ पर लोग भी जाना है और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी जाना है। और यही हमारी रुपीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर हम अपने पड़ोसी चाइना से कंपेयर करें, तो जहाँ इंडिया ट्रेड डिफिसिट कर रहा है, वही दूसरी तरफ चाइना ट्रेड सरप्लस में है, यानी चाइना का एक्सपोर्ट ज्यादा है और इम्पोर्ट कम है। आज चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। आज चाइना हर फील्ड में आत्मनिर्भर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी हो या स्पेस। आज चाइना यूएसए को बराबर की टक्कर दे रहा है। और बात ये नहीं है कि रुपी गिर रहा है, आज भारत जरूरत से ज्यादा दूसरी कंट्रियों पर डिपेंड है, खास तौर पर अपनी एनिमी चाइना पर। आज हम सारे हार्डवेयर के लिए चाइना पर और सारी सॉफ्टवेयर के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट है, और जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी ना ही इकोनॉमी के लिए अच्छी है और ना ही लोगों के लिए। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, आईटी सर्विस जैसी सर्विसेज इंडस्ट्री स्किल या सेमी स्किल लोगों के लिए जॉब दे पाती हैं, बट टेक्सटाइल जैसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेमी स्किल, स्किल और अनस्किल्ड लोगों को, तीनों टाइप के लोगों को ही जॉब देती है। और आज इंडिया में 50% पॉपुलेशन ही ऐसी है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबको जॉब मिलती है, और इससे भारत की चाइना पर से डिपेंडेंसी भी कम होगी। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मेक इन इंडिया भी लॉन्च किया गया था, बट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच इतने बड़े गैप को देखकर मेक इन इंडिया एक फेलियर की तरह नजर आ रहा है। ट्रेड डिफिसिट तो एक रीजन है, एक और रीजन है एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये सबको पता है कि जो बाहर की कंपनी है, जो इन्वेस्टर है, वो भारतीय कंपनियों में बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करे या हिस्सेदारी ले। जिससे होगा क्या कि जो बाहर के लोग हैं वो अपनी करेंसी को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे इंडियन रुपीज की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन बाहर की कंपनी तो छोड़िए, आज भारत की कंपनी ही भारत को छोड़कर जा रही है और दूसरे देश में शिफ्ट हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट को वापस से मेक इन इंडिया पर फोकस करने की जरूरत है, जिससे जॉब्स जनरेट होंगी। जब एफडीआई बढ़ेगी तो रुपीज की वैल्यू भी बढ़ेगी। तीसरा है टूरिज्म से करेंसी को फायदा होगा ही होगा, और उसके साथ साथ इकोनॉमी को भी फायदा होगा। अगर इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं तो वो अपनी करेंसी को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे और यूज करेंगे, बट ऐसा नहीं हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। इंडियंस ही भारी मात्रा में बाहर जा रहे हैं।
हमारे देश में वो सब कुछ है जो एक टूरिस्ट को चाहिए, माउंटेन्स, डिजर्ट, फॉरेस्ट और बीचेस। लेकिन टूरिस्ट बढ़ने की जगह उल्टे कम हो रहे हैं और शायद इसकी एक वजह पॉल्यूशन, क्लीनलीनेस और सिविक सेंस है। हम लोग समझते हैं कि किसी देश की करेंसी अगर स्ट्रॉन्ग है तो उस देश की कंडीशन भी अच्छी होगी, और अगर किसी देश की करेंसी वीक है तो उस देश की कंडीशन बुरी होगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज $1 86 रुपीज के बराबर है। वही दूसरी तरफ $1 157 जापानी है और 1400 साउथ कोरियन वॉन के बराबर है। तो इसका मतलब है तो बिल्कुल भी नहीं कि साउथ कोरिया और जापान की हालत इंडिया से बुरी है। इसलिए करेंसी वीक होने पर कोई भी देश वीक नहीं होता और करेंसी स्ट्रॉन्ग होने पर कोई भी देश स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन रुपए के गिरने से और डॉलर के महंगे होने से हम पर इम्पैक्ट पड़ता है। आज हम एक्सपोर्ट से ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं, जिसमें क्रूड ऑयल, गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक शामिल है। आज हम 87% ऑयल बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, यानी वही सेम क्वांटिटी पहले जो 80 रुपए में मिलती थी, आज वही सेम क्वांटिटी 86 रुपए में मिलेगी, जिसका सीधा संबंध इंडिया में बढ़ती इन्फ्लेशन से है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में।